1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का अनेकों कारण था। उसमें से सबसे पहला कारण था तत्कालीन कारण। अंग्रेज का किया कि एक राइफल चलता था जिसका नाम था बेस राइफल, और अंग्रेज बेस राइफल की जगह पर एमफिल राइफल को लाया। अंग्रेज बेस राइफल की जगह पर एमफिल राइफल दिसंबर 1856 में लाया। लेकिन राइफल से तो कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन अंग्रेज भारत के लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसमें गाय और सूअर का चर्बी मिला दिया था। देखिए, अंग्रेजी सेना के अंतर्गत मुस्लिम या हिंदू सेना था। भारतीय सेना में मुस्लिम या हिंदू या मुस्लिम सेना था। हिंदू अगर गाय के मांस को मुंह में लगा लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट, और मुसलमान यदि सूअर के मांस को अपने मुंह में लगा लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट। और जब दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो ईसाई को रूप करेगा, ये अंग्रेज का मानना था। इसलिए अंग्रेज ने एमफिल राइफल के कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी मिला दिया। इस बात का जानकारी शुरू में किसी को नहीं था, लेकिन आगे चलकर इस बात का जानकारी मंगल पांडे जी को लग गया। जब मंगल पांडे को इस बात का जानकारी लगा तो मंगल पांडे अपने स्तर पर इसका जांच पड़ताल किए। जब जांच पड़ताल किए तो पाए कि वास्तव में अंग्रेज गाय और सूअर का चर्बी मिला दिया है। जब इस बात की जानकारी लगा तो मंगल पांडे पहुंचे जनरल बाग और जनरल ह्यूसन के पास। उनसे पूछे और देखे शस्त्रागार में सही में क्या था कि गाय और सूअर का चर्बी मिलाया गया था। तो मंगल पांडे इसमें बोला कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, लेकिन जनरल बाग और जनरल ह्यूसन मंगल पांडे पे दबाव बनाया कि आप इस बंदूक को अभी चलावे करिए, और साथ साथ ये भी कहा कि आप इसका जानकारी किसी को नहीं दीजिएगा कि इसमें गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ है। लेकिन मंगल पांडे इस बात को नहीं माना। फिर भी इस पर दबाव बनाया गया, जिस कारण मंगल पांडे जनरल बाग और जनरल ह्यूसन का गोली मारकर हत्या कर दिया 29 मार्च 1858। जब ये अपने से बड़े अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूसन का गोली मारकर हत्या कर दिए तो इन पे मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा के तहत इनको 6 अप्रैल 1857 को 6 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई, और 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया गया। ये था तत्कालीन कारण। इसके बाद था सैन्य कारण। अंग्रेजी सेना के अंतर्गत ब्रिटिश मूल के भी सिपाही थे और भारतीय मूल के भी सिपाही थे। भारतीय मूल के सिपाही अधिक थे, यानी कि 5 थे, और ब्रिटिश मूल के सिपाही 1 थे। मैंने 5:1 था भारतीय और ब्रिटिश सेना में सेना का अनुपात। लेकिन क्या होता था कि अंग्रेजी सेना को प्रमोशन तेजी से करता था, उसको सैलरी अधिक देता था, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। लेकिन भारतीय सेना के साथ भेदभाव होता था। जो भारत से सेना बना है उसको सैलरी कम दिया जाता था, उसके साथ जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता था, उसको अपना धर्म को सही से मानने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको सैलरी कम दिया जाता था, उनका प्रमोशन नहीं होता था। इस कारण सैन्य, ये एक प्रकार का सैन्य कारण है। इसके बाद थे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे कि भारत के जमींदार अंग्रेज का चाटुकर्ता करते हुए भारत के लोगों का शोषण करता था। रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारत के लोगों का शोषण होता था। ये भी क्रांति का एक कारण है, और भी कारण राजनीतिक कारण नहीं भी है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण कारण थे। आगे जब मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया तो लोगों को लगा, भारतीय मूल के सिपाही को लगा कि अगर हम भी ऐसा करेंगे, कभी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमको भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस कारण, इस डर से पूरे भारत की सेना एक डेट निर्धारित की। वो डेट था 31 मई, और कहें कि 31 मई 1857 को हम लोग पूरे भारत से विद्रोह को क्या करेंगे, क्रांति को अंग्रेज के खिलाफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्रांति का डेट रखा गया था 31 मई, लेकिन विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 मई को ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। जब विद्रोह 10 मई को स्टार्ट हो गया, और विद्रोह को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के घुड़सवार सैनिकों। इन्होंने विद्रोह को स्टार्ट कर दिया और मेरठ में तहस नहस करके पहुंचे दिल्ली, और ये दिल्ली 11 मई को पहुंच गए, और दिल्ली से 12 मई से आंदोलन का शुरुआत हो गया। जब 12 मई से दिल्ली में आंदोलन का शुरुआत हुआ, उस समय दिल्ली के राजा थे बहादुर शाह जफर, जो एक मुगल राजा थे। और एक और चीज याद रखिएगा, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर। वहीं ब्रिटेन के विरोधी दल का नेता था डिज़रेली। उस समय भारत का सेनापति था एडिसन, लेकिन एडिसन की जगह पर भारत का सेनापति बनाकर भेजा गया कैंपबेल को। और 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ तो 1857 की क्रांति में एक प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का। रोटी और कमल का, चपाती और कमल भी बोल सकते हैं, चपाती और कमल उसका प्रतीक चिन्ह था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ था, और इसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ा था अंग्रेज के खिलाफ। पहला ऐसा क्रांति था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का काम किया था। और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का श्रेय जाता है मौलवी अहमदुल्ला को। मौलवी अहमदुल्ला जी को अंग्रेज अपना कट्टर दुश्मन मानता था। 50,000 दिनार घोषित किया गया था कि जो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ के देगा उसको 50,000 रुपया देंगे। इस प्रकार से 1857 क्रांति का शुरुआत हुआ, और आगे चलकर क्रांति पहुंचा दिल्ली। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए 11 को, और 12 मई से दिल्ली से विद्रोह का शुरुआत हो गया। दिल्ली से विद्रोह का शुरुआत किए हैं
बहादुर शाह जफर। और वहीं सैन्य नेतृत्व किए हैं बख्त खां। बख्त खां को बहादुर शाह जफर साहब ए आलम का उपाधि दिया है, साहब ए आलम का उपाधि दिया है। वहीं बहादुर शाह जफर के पत्नी का नाम था जीनत महल। इन्होंने विद्रोह शुरुआत कर दिया। विद्रोह काफी बेहतरीन तरीका से चल रहा था। एक और चीज याद रखिएगा कि दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था उस समय एक मशहूर शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज ने काफी मात्रा में रक्तपात किए हैं, यानी मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय में दिल्ली में थे और दिल्ली में विद्रोह स्टार्ट हो गया था। लेकिन बहादुर शाह जफर का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था इलाही बख्श, और इलाही बख्शी बहादुर शाह जफर को धोखा दे दिया। और बहादुर शाह जफर जितना इधर प्लान बनाता था उधर सारा प्लान को जाकर अंग्रेज को बता देने का काम करता था कौन? इलाही बख्शी। जिस कारण इलाही बख्शी के सूचना के कारण अंग्रेज को पता चल जाता था कि दिल्ली से क्या होने वाला है, जिस कारण अंग्रेज आसानी से दिल्ली में विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली में निकलसन और हडसन को भेजा गया। निकलसन विद्रोह दबाते हुए मारा गया, लेकिन हडसन 20 सितंबर आते आते दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। अर्थात सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में दबाया गया। सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया गया है? दिल्ली में दबाया गया है। विद्रोह दिल्ली में दब गया और उस समय बहादुर शाह जफर जाके छुप गया हुमायूं के मकबरा में। और जीनत महल के सूचना पर, जीनत महल बता दी कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छुपा हुआ है, तो जीनत महल की सूचना पर हुमायूं के मकबरा से जीनत महल को क्या किया? जीनत महल की सूचना पर हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके घुटना के बल बैठा दिया गया और उनके दो पुत्र को तोप से उड़ा दिया गया था, निर्मम हत्या कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली विद्रोह में दब गया और रंगून में निर्वासित जीवन जीने के लिए बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया। और निर्वासित जीवन जीते हुए बहादुर शाह जफर 1862 में रंगून में ही उनका निधन हो गया, जिस कारण बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है। इसके बाद दिल्ली में विद्रोह सबसे पहले दब गया। दिल्ली के बाद विद्रोह पहुंचा कानपुर। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब को इतिहास में धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब बाजी राय द्वितीय का एक दत्तक पुत्र था, यानी गोद देवा पुत्र था। जब बाजी राय द्वितीय का निधन हो गया तो नाना साहब को अंग्रेज पेंशन देने से मना कर दिया। लेकिन नाना साहब चाहते थे कि हमको पेंशन मिले, क्यों? क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन पे ही डिपेंड थे। लेकिन अंग्रेज उनको पेंशन बहाल नहीं किया। जब अंग्रेज उनका पेंशन बहाल नहीं किया तो नाना साहब का एक निजी सलाहकार था जिसका नाम था अजीब मुल्ला। नाना साहब अजीब मुल्ला को भेज दिए लंदन कि जाइए वहां से मेरा पेंशन बहाल करवाइए, लेकिन अजीब मुल्ला की पेंशन बहाल नहीं करवा पाया। जब अजीब मुल्ला पेंशन बहाल नहीं करवा पाया तो नाना साहब 1857 के विद्रोह में कूद पड़े। कहां से? कानपुर से। और कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए नाना साहब। वहीं सर नेतृत्व किए तात्या टोपे। तात्या टोपे को इतिहास में रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन चालू हो गया। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली में इलाही बख्शी धोखा दे दिया, उसी प्रकार तात्या टोपे का एक मित्र था मान सिंह तात्या टोपे को धोखा दे दिया और तात्या टोपे का सूचना अंग्रेज के पास पहुंचा दिया। तत्पश्चात अंग्रेज तात्या टोपे को गिरफ्तार कर फांसी पे लटका दिया और विद्रोह कानपुर में दबने के कगार पर आ गया। और विद्रोह को कानपुर में क्या मिले? दबा दिए। और 2-3 घटना का संबंध मेरे भाई 1857 के क्रांति में कानपुर से है। पहला घटना है सती चौरा कांड। सती चौरा कांड क्या था कि 400-450 से अधिक अंग्रेज को भारतीय सिपाही मौत के घाट उतार दिया और इसका बदला लेने के लिए, यानी कि सती चौरा कांड का संबंध कहां से है? कानपुर से। कानपुर से क्या हो रहा था कि कानपुर के सती चौरा घाट से 450 से अधिक अंग्रेज जा रहे थे इलाहाबाद। एक और चीज याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेज अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया है। आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया है। और उससे पहले 1911 तक, अंग्रेज के शासन से लेकर 1911 तक भारत राजधानी कलकत्ता रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया गया। इलाहाबाद क्या हुआ? कानपुर से कुछ अंग्रेज जान बचाकर भाग रहे थे इलाहाबाद, लेकिन इस बात का जानकारी लग गया और सती चौरा नामक घाट से जा रहा था इलाहाबाद। सती चौरा नामक घाट पर पकड़ के 450 अंग्रेज का भारतीय सिपाही हत्या कर दिया। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज 135 भारतीय सिपाही, उसमें निर्दोष भी था, आम जनता भी था, सिपाही था, उसको पकड़ के उसको एक बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। इस घटना को इतिहास में बूढ़ी बरगद घटना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि नाना साहब ना जब
अंग्रेजों का हत्या हो रहा था कानपुर में, तो नाना साहब उस महिला 73 महिला और 124 बच्चों को बेबी घर में छुपा दिया कि ताकि भारतीय सैनिक इसका हत्या नहीं करे। बेबी घर में छुपा दिया और वहां पर एक निरीक्षक रख दिया और वो वहां निरीक्षक कर रहे थे हुसैनी खान को रख दिया कि आप इनका देखभाल करते रहिए। लेकिन जब ये घटना हुआ बुरी बरगद वाला, तो हुसैनी खान 2 कसाई को बुलाई और पूरा बच्चा को कटवा कर इंदा में फेंकवा दी। इसको बीबी महल घटना के नाम से भी जाना जाता है। यानी बीबी महल घटना हो या सती चौरा कांड हो या बुरी बरगद हो, तीनों का संबंध कहाँ से है? कानपुर से। इतना घटना होने के बाद भी नाना साहब अंग्रेज के हत्थे नहीं चले। नाना साहब भाग गए नेपाल और नेपाल अंग्रेज से बच गए। कानपुर के बाद विद्रोह पहुंचा फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला। आपसे पूछा जाएगा फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया? तो मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेज का कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। क्या कर रहे थे? विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तो उनको 50,000 दिनारी घोषित किया गया और कहा गया कि जो भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ के देगा उसको 50,000 रुपया अंग्रेज इनाम के तौर पर देगा। इतिहास में डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता है। अंग्रेज ने मौलवी साहब को निर्भक निडर व्यक्ति का संज्ञा दिया है और कैंपबेल पहुंचा फैजाबाद में कैंपबेल भी विद्रोह को दबा दिया। यानी कानपुर में भी विद्रोह को दबाया, कैंपबेल और फैजाबाद में विद्रोह को दबाया कैंपबेल। दिल्ली में हडसन दबाया, इसके बाद आ गई। इसके बाद विद्रोह पहुंचा अवध से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और उसका पुत्र ब्रिटिश कादिर। जब बेगम हजरत महल के पति का निधन हो गया तो वो अपने दत्तक पुत्र माने गोद लिया हुआ पुत्र को राजा घोषित कर दी। अंग्रेज इस बात को नहीं माना और लॉर्ड डलहौजी के राजहरप नीति के तहत अवध को अपना क्षेत्र में मिला लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया। तो पूछा जाएगा अवध को किस आधार पर अपना में मिलाया गया है? तो कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया गया है। इतना घटना हुआ अवध में। बेगम हजरत महल को महापरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अवध या लखनऊ से नेतृत्व कौन की है? तो बेगम हजरत महल। महापरी के नाम से किसको जाना जाता है? महापरी के नाम से जाना जाता बेगम हजरत महल को। अवध एक ऐसा जगह था जहां से विद्रोह में आम जनता भी भाग दिया था और अवध में विद्रोह दबाने गए कैंपबेल विद्रोह दबा दिए और बेगम हजरत महल भी भाग के चल गए नेपाल। मेरे भाई इतना आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरा पढ़ा दिया गया है और इतना को हम आपको 5 से 10 मिनट पूरा रिकैप करा दिए। एक बार आराम से ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद